हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार पटेल, डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो संवैधानिक विधि है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको एलएलबी और बीएलएलबी दोनों में कंबाइंड रूप से पढ़ाया जाता है, 2 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और जो विश्व के प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में भारत के संविधान की क्या व्यवस्था है, इस संबंध में इस संवैधानिक विधि में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान एक वह दस्तावेज होता है जो कि किसी भी राष्ट्र का प्रमुख विधि होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो शब्द है, ये अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वह होता है मनुष्य के शरीर की संरचना। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए उसके शरीर में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर इत्यादि। जब जो शरीर होता है उसको चलाए-माल रखने के लिए इतने जो संरचनाएं होती हैं, और मनुष्य का जो शरीर जिस प्रकार से काम करता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान में वहाँ के नागरिकों के अधिकार, किस प्रकार की शासन तंत्र होगी, किस प्रकार की न्याय तंत्र होगी, इन सब का उल्लेख किया जाता है। और संविधान सर्वोच्च विधि होती है। संविधान से भिन्न कोई भी विधि नहीं होती। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो एक स्टैंडर्ड लॉ होता है। उस लॉ को मानक मान करके, आदर्श मान करके हम किसी व्यवस्था को संचालित करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत का संविधान का जो निर्माण है वह 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जैसा कि किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्य, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या प्रकृति है, इस संबंध में चर्चा की जाती है। आज के इस अध्ययन में मैं आप लोगों को भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। जो भारत की जो संविधान है, भारत के संविधान की जो पहला विशेषता है वह है विशालतम संविधान। दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। तीसरा है संसदीय ढंग की सरकार। चौथा है मूल अधिकार। पांचवा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। छठवां है नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण। सातवां है केंद्रोन्मुखी संविधान। आठवां है वयस्क मताधिकार। नवां है स्वतंत्र न्यायपालिका। और 10वां है एकल नागरिकता। 11वां है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। और 12वां है नागरिकों के मूल कर्तव्य। अपन देखते हैं हमारे संविधान की जो प्रमुख पहली विशेषता है, यह विशालतम संविधान है। इस संबंध में सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है। मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी, और अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को यदि देखा जाए तो उसी अनुच्छेदों के अंतर्गत हमारे संविधान में लगभग 412 अनुच्छेद हो चुके हैं।
अब देखा जाए तो इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। समाजवादी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है वह पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि समाजवाद को बढ़ावा देता है और एक गणराज्य की स्थापना करता है हमारा संविधान। गणराज्य का मतलब क्या है? हम छोटे छोटे राज्यों से मिल करके हमारा राज्य बना हुआ है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका जो तीसरा जो व्यवस्था है, तो प्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि हमारा जो देश है वह पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। इससे पहले हम जब ब्रिटेन के डोमिनियन थे तो हमारे देश में शासन भी थी, सब कुछ था, लेकिन हम प्रभुता संपन्न नहीं थे। हम अपने विदेश नीतियों को स्वयं बना सकते हैं और हमारा जो हमारा देश है वह प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। हम पे कोई यदि हमला करता है तो हम उसके जवाब देने के लिए सक्षम है। अब इसमें समाजवाद का जो प्रश्न है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। और तीसरा हमारे संविधान की जो विशेषता है वह संसदीय ढंग की सरकार है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है, एक को संसदीय तथा एक को अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय ढंग की सरकार में संसद सर्वोपरि होती है और उसमें राष्ट्रपति जो होता है वह एक राष्ट्र प्रमुख होता है, लेकिन संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं वह संसद में निहित होती है। हमारे यहाँ देश में दो संसद हैं, एक को उच्च सदन बोला जाता है, एक को निम्न सदन बोला जाता है। निम्न सदन के सदस्य जो होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद प्रमुख है। इसका जो चौथा विशेषता है हमारे संविधान की, वो चौथी विशेषता यह है कि मूल अधिकार। हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का तात्पर्य होता है कि वो अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इस प्रकार से जो अधिकार होते हैं वह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात की गई है। जैसे प्रमुखतया जो मूल अधिकार हैं उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मोटे मोटे तौर पे हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं। समता के अधिकार को यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, स्वतंत्रता के अधिकार को देखा जाए तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में यदि देखें तो शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो 23-24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक में बात की गई है। मूल अधिकार एक प्रकार से अनोखी अधिकार होते हैं जो कि राज्य के कार्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और जिसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट के माध्यम से हम अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के लिए 226 अनुच्छेद में हम जा सकते हैं। पांचवा जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है वह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्वों के संबंध में जस्टिस MC छागला ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को
का पालन करके भारत भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है। नीति निदेशक तत्व वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो लोक कल्याणकारिता की अभिवृद्धि के लिए राज्यों को एक प्रकार से निर्देश है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारों के अभिवृद्धि की बात की गई है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में बात की गई है। एक प्रकार से ये राज्यों को डायरेक्शन है। छठवां जो हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है नियमता तथा अनियमितता का अनोखा मिश्रण। संविधान क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है, लेकिन समय काल परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है। हमारा संविधान जहाँ एक ओर बहुत ही अनम्य है, बहुत ही सरल है, उसका संशोधन करना, लेकिन वहीं एक ओर ये रिजिड है, एक कठोर संविधान भी है हमारा जो संविधान है। तो इसलिए इसको इस संबंध में कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। जो सातवां हमारा जो संविधान की जो विशेषता है वह केंद्रोन्मुखी संविधान है। हमारा संविधान वास्तव में यह संघात्मक संविधान है, परंतु इसका जो झुकाव है वह केंद्रोन्मुखी है। केंद्र की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां उपलब्ध हैं। आठवां जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है वह वयस्क मताधिकार है। हमारे यहाँ 18 से लेकर के 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात सभी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, जो एक हमारे संविधान की अनोखी परंपरा और अनोखी विशेषता है कि जो लोकतंत्र में जो वयस्क मताधिकार होता है वह हमारे संविधान में प्रारंभ से ही दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान में हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय इस प्रकार से क्रम चलता है। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में काम नहीं करती, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे संविधान की 9वीं प्रमुख विशेषता है। 10वीं प्रमुख विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है जो संघात्मक देश होते हैं या जो संघात्मक संविधान होती है उसमें ड्वेल सिटीजनशिप की बात होती है। जैसे अमेरिका में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे 2 टाइप्स के सिटीजनशिप है, एक स्टेट का सिटीजनशिप है और दूसरा यूनियन का सिटीजनशिप है। बट हमारे देश में जो सिटीजनशिप है एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, किसी प्रदेश का नागरिक नहीं होता। 11वां है पंथ निरपेक्ष राज्य। ये सबसे बड़ी हमारी विशेषता है हमारे संविधान की। हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। सभी धर्म अपने अपने जगह पे अक्षुण्ण हैं और उनका हम समान रूप से सम्मान करते हैं। कोई इससे राष्ट्र को कोई मतलब नहीं है कि हिंदू किस रीति से पूजा कर रहा है, मुस्लिम किस रीति से पूजा कर रहा है। वह अपने अपने ढंग से अपने पूजा पाठ करें। इसके लिए देश का जो संविधान है वह सबको आज़ादी प्रदान करता है। एक अगली जो हमारी आखिरी जो विशेषता है हमारे संविधान की वह है नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य का तात्पर्य यह है कि हमारे सभी जगह अधिकारों की बात की गई है, लेकिन हमारे संविधान में लोगों के कर्तव्यों की बात की गई है और अनुच्छेद 51A में 11 प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है इसकी जो विशेषताएं हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही जो इसकी विशेषताएं हैं बहुत ही सुंदर विशेषताएं हैं और इसको छात्रों को ध्यान रखना चाहिए। ये आपके संविधान को समझने में बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।